यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना। हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें। नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। चाइना की एम्बेसी जो भारत में है, चाइना की एम्बेसी में वहाँ के एम्बेसडर ने, जो एम्बेसी की एक पत्रिका जाती है, उस पत्रिका में एक लेख लिखा। सन वीडोंग वहाँ के एम्बेसडर हैं जो भारत में हैं, उन्होंने एक लेख लिखा और उस लेख में उन्होंने कहा कि ये जो गलवान में जो भी हुआ इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी चीन की नहीं है, इसके लिए चीन रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इसके लिए भारत रिस्पॉन्सिबल है। उनका कहना है कि हमको जहां होना चाहिए था वहां पर हम थे। भारत के ट्रूप्स ने बिना किसी कारण के हमारे यहाँ के जो जो टेंट हैं या हमारी जो सेना जहां पर रुकी हुई थी वहां पर हमला किया और हमले में ये क्लैश बढ़ा। भारत के 20 लोगों की मृत्यु हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक पब्लिक भाषण में ये कहा कि ये बलिदान खाली नहीं जाएगा और ये बलिदान हमारे सैनिकों की बहादुरी का परिणाम है और प्रधानमंत्री स्वयं बॉर्डर पर गए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि ये पूरी घटना जो घटित हुई, इस घटना के लिए भारतीय ट्रूप्स जिम्मेवार हैं और इसके लिए एक इन्वेस्टिगेशन भारत की सरकार को करना चाहिए और भारत की सरकार उस पर इन्वेस्टिगेशन करके और इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी हो। एक तरफ तो वो ये कह रहे हैं कि चीन की सेना ने किसी भी प्रकार से कोई इंटरफेरेंस भारत की सीमा में नहीं किया, वहीं दूसरी ओर यूएस पाकिस्तान के एम्बेसडर जो चाइना में हैं, उन्होंने वहां मोइन उल हक, उन्होंने वहां एक आर्टिकल लिखा जो ग्लोबल टाइम, उनका एक इंटरव्यू हुआ जो ग्लोबल टाइम्स में छपा। हम सब जानते हैं कि चाइना का सरकारी मुखपत्र ग्लोबल टाइम है और उसको जो उन्होंने आर्टिकल दिया, वो उसका नाम दिया, वो दिया अर्जेंट एक्शन ऑन जम्मू कश्मीर नीडेड। और सब झूठ जो कह सकते थे। हालांकि भारत के एम्बेसडर ने तुरंत उसका खंडन किया और कहा कि चीन के अखबारों में इस प्रकार के, चीन के सरकारी अखबारों में इस प्रकार की खबर छापी जाती है तो इससे बड़ा चीन के लिए दुर्भाग्य कुछ और नहीं हो सकता। चीन अब हमारी टेरिटरी के बारे में, जो इंटरनल पार्ट ऑफ इंडिया है, उस टेरिटरी के बारे में गलत तरीके से अपने यहाँ न्यूज़पेपरों में वो खबरें छाप रहा है और वहाँ के एम्बेसडर का आर्टिकल छापना, मुझे लगता है भारत सरकार ने कहा कि वहाँ का आर्टिकल छापना ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और ये सब झूठ है जो चाइना अपने यहाँ प्रोपेगेंडा फैलाना चाहता है, अपने मीडिया को, अपने यहाँ के लोगों को शिफ्ट करना चाहता है जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के हवाले से। अभी बात तो बिल्कुल ठीक है चीन के एम्बेसडर की कि उन्होंने कोई उल्लंघन नहीं किया। मैं फिर से बताता हूं वो है क्या, कि हमने जब समझौते किए, उन समझौतों जो हमारा सीज फायर हुआ चीन के साथ 1962 में, उसमें हमने ये कहा कि सेनाएं आमने सामने खड़ी नहीं होंगी। हालांकि वो दुर्भाग्य है, वो गलत है। हमें पाकिस्तान की तरह करना चाहिए था कि बारबेट बायर बीच में बनाया जाए और 100, 200, 500, 1000 मीटर की दूरी रखी जाए और दोनों तरफ सेनाएं आपस में पेट्रोलिंग करें, जैसा कि हम एलओसी पर करते हैं। लेकिन चीन के साथ हमारा ऐसा समझौता नहीं हुआ। चीन के साथ जो समझौता हुआ उसमें यह हुआ कि लाइन ऑफ एक्चुअल पेट्रोलिंग और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में फर्क रहेगा। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो सीज फायर हुआ है, वहां से दोनों की सेनाएं एक पार्टिकुलर डिस्टेंस पे 5-5, 10-10 किलोमीटर पर, जैसा भी तय हुआ था अलग अलग जगहों पर, इतनी दूरी पर रहेंगी। ऑन एन एवरेज उनके बीच की डिस्टेंस है वो लगभग 20 किलोमीटर की है। तो अब 20 किलोमीटर की डिस्टेंस में, जो 20 किलोमीटर का बीच का दायरा है, कहीं पर 10 किलोमीटर का भी होगा, कहीं पर 8 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, जैसा वो बॉर्डर का क्षेत्र हमको मिला, उस हिसाब से इनके दोनों तरफ सेनाएं रहेंगी और ये क्षेत्र फ्री क्षेत्र रहेगा। चीन ने एक टैक्टिक 1962 से अपनाई, वो ये किया कि वो 5 किलोमीटर अंदर आते तो अब हमारे बीच की डिस्टेंस 15 किलोमीटर रह जाती। 15 किलोमीटर पर जब हमारी सेना गृह मंत्रालय को सूचना देती कि भाई वो 5 किलोमीटर अंदर आ गए हैं, तो हमारे गृह मंत्रालय ये उनको कहता कि उनसे कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना, तुम 5 किलोमीटर और पीछे, यानी कि उनसे 20 किलोमीटर वो आगे बढ़ते जाएं, तुम 20 किलोमीटर की डिस्टेंस बनाते हुए पीछे आ सकते हो। वहां कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। नेहरू जी कहा भी करते थे कि वहां घास का दाना नहीं उगता, इसलिए वहां दिमाग क्यों लगाना, जो हो रहा है होने दीजिए। और वो लगातार ऐसे करके चलते हैं। 2013 में एक बड़ा प्रकरण आया था जिसमें वो वहां से घुसकर हमारी सीमा में घुसे थे और सलमान खुर्शीद यहां से चीन गए। जब भारत में बहुत हंगामा हुआ तो चीन गए, तो चीन में जो उनका समझौता हुआ वो और निगेटिव हो गया। उस समझौते के तहत हम उनके ऊपर आर्म फायर नहीं करेंगे, हम कोई भी हथियार इस्तेमाल नहीं करेंगे और हम उनकी सेना जहां पर होगी उससे डिस्टेंस बनाकर रखेंगे। ऐसा कुछ उल्टा सुल्टा हो गया।
ये जो उल्टा सुल्टा हो गया उसका परिणाम ये निकला कि हमारे सेनाएं पीछे हटती गई और वो आगे बढ़ते चले गए। मोदी जी सत्ता में बैठे तो उन्होंने सेना को फ्री छूट दी और उन्होंने कहा कि जहां पर आप बैठे हैं वहां से 1 इंच पीछे हटने की आवश्यकता नहीं है, और जो ये कॉमन क्षेत्र है 20 किलोमीटर का, इसमें भी देखकर आना कि कहीं वो आ तो नहीं गए। ये जो जून की घटना हुई, मई और जून से, ये घटना में भी वही हुआ, क्योंकि इन स्थानों पर गलवान पर हम भी पेट्रोलिंग करते थे, वो भी पेट्रोलिंग करते थे, कभी हम गए तो कभी वो गए, और हम दोनों को एक दूसरे को बता देते थे कि आप धोखे से अंदर चले आए हैं, तो वो वापस चले जाते थे। इस स्थान पर उन्होंने परमानेंट टेंट लगा दिया, ये सोचकर कि जहां पर हम परमानेंट टेंट लगा देंगे यहां से पिछली बारों की तरह भारतीय सेना 20 किलोमीटर पीछे चली जाएगी। इस बार भारतीय सेना ने ऐसा नहीं किया। भारतीय सेना वहां पर गई और उन्होंने कहा कि आपने इस कॉमन क्षेत्र में ये टेंट लगा दी है, इनको यहां से हटाना। उन्होंने नहीं हटाया तो हमने उखाड़ कर फेंके। इस प्रकार की घटना 1967 में भी हो चुकी है। 1967 में ये जैसे गलवान की घटना है, वैसे ही उस समय नाथुला जो सिक्किम के रास्ते से जाता है, और आप समझ सकते हैं 67 का मतलब सिक्किम अलग देश था, तो सिक्किम हड़पने के प्रयोजन से उन्होंने वो नाथुला के ऊपर अपनी परमानेंट सेना इकट्ठी करनी शुरू की थी, जिसको, और सिक्किम हमारा प्रोटेक्टोरेट स्टेट था, जैसे भूटान है, तो प्रोटेक्टोरेट स्टेट होने के नाते उसकी प्रोटेक्शन करना मेरा कर्तव्य था, इसलिए हमारी सेनाओं ने वहां पर क्लैश किया था। उस घटना में 80 लोग हमारे मरे थे और 350 लोग उनके मरे थे, पीएलए के। इस बार भी गलवान में यही हुआ। लेकिन गलवान के जो नेगोशिएशन चले, उन नेगोशिएशंस को बड़े ध्यान से, गौर से सुनने की आवश्यकता है कि भारत सरकार कह क्या रही है। वो ये कहते हैं कि हम डिस्केलेट हो गए, हम वहां से पीछे हट गए, और जहां पर हम बैठे हुए थे, जहां पर गलवान में आपने कहा कि यहां से हट जाइए, हम वहां से हट गए, हम पीछे चले जा चुके हैं। इसलिए ये क्लैश अब भारत में ना बढ़ाया जाए, भारत में प्रोवोकेट ना किया जाए। भारत की जो प्रोवोकेशन करने वाले आर्मी के लोग हैं या और जो पॉलिटिशियंस हैं, उनको भारत सरकार पनिश करे, ऐसा उन्होंने कहा। भारत सरकार अभी भी कह रही है कि जो पेंगोंग लेक है, पेंगोंग लेक पर अभी डिस्केलेशन नहीं हुआ है, वहां पर आपके 15,000 सैनिक मौजूद हैं। पेंगोंग लेक के बारे में आपको बता दूं, पेंगोंग लेक बड़ी इंपॉर्टेंट हमारे लिए भी है, उनके लिए भी है, क्योंकि वहां से 25 किलोमीटर पर, मात्र 25 किलोमीटर पर हाफ बैटल नेक है, और हाफ बैटल नेक होने के नाते हमने वहां पर कहा है कि दौलत बेग गोल्डी वो 25 किलोमीटर आगे चलकर पहुंच सकते हैं। दूसरा, काराकोरम का जो दर्रा है, काराकोरम पास है, वो भी इस स्थान से नजदीक है। यह स्थान कॉमन प्लेस में आता है, वो वहां से हटना नहीं चाहते। भारत सरकार का यह कहना है आज की तारीख में, बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है, भारत सरकार का आज की तारीख में कहना यह है कि 1962 में जो हमारा समझौता हुआ, जहां पर सीज फायर हुआ था, पहले आप वहां जाइए। चीन यह कह रहा है कि 5 जून से पहले हम जहां थे वहां पर आ गए, तो वो भी ठीक कह रहे हैं और हम भी ठीक कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि 5 जून जो कन्फ्लिक्ट का टाइम शुरू हुआ मई जून में, उस समय हम जहां पर घुस आए थे, उससे पहले हम जहां पर थे वहां पर हम डीस्केलेट हो चुके हैं, वहां पर हम जा चुके हैं, इसलिए अब इस इश्यू को सॉल्व करिए। वो जाते नहीं, क्योंकि हमने लगातार उन पर बैन लगाने शुरू कर दिए, विश्व पटल पर रखना शुरू कर दिया, उनके ऐप पर बैन लगाने शुरू कर दिए, उनके इन्वेस्टमेंट पर बैन लगाना शुरू कर दिया, उनके प्रोडक्ट के इंपोर्ट पर बैन लगाना शुरू कर दिया, और लगातार हम लगाते रहे। जिन जिन देशों से भी उनका सामान आता था, चाहे वो वियतनाम से आता हो और चाहे वो खुद टाइपी, जो चाइनीज टाइपी है, जिसको ताइवान भी आज कहते हैं, ताइवान तो अलग देश है, चाइनीज टाइपी से आता हो या हांगकांग से आता हो या मलेशिया से आता हो, हमने सब पर बैन लगा दिया। नतीजा निकला कि चीन की इकोनॉमी बस्ट पहले ही हो रही थी, धीरे 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 करके वो अब जमीन पर जाती जा रही, क्योंकि उन्होंने भारत जैसा बड़ा मार्केट खो दिया। अब इस कॉन्फ्लिक्ट के टाइम पर भारत सरकार यह कह रही है कि आप 1962 पर जाइए। आप गए नहीं है, आप पेंगोंग पर कैसे बैठे? वो कह रहे हैं कि हम 2014 से पहले भी पेंगोंग पर बैठे हुए थे, आपके आने से पहले। भारत सरकार कह रही है कि आप वहां पर बैठे थे, नहीं बैठे मुझे नहीं मालूम। आप मुझे यह बताइए कि आप 62 की सिचुएशन, जिसमें 62 का सीज फायर हुआ था, उस 62 के सीज फायर पर हैं कि नहीं है? क्योंकि 62 के सीज फायर के बाद हमारा कोई उनके साथ सीज फायर नहीं हुआ, उनके साथ हमारा कोई समझौता नहीं हुआ, कोई हमारा एग्रीमेंट नहीं हुआ। सलमान खुर्शीद जो कराए, वो चाइना के फेवर में जरूर गया, क्योंकि वो कोई क्लियर बात करके नहीं है, वो सिर्फ इतना कह के आया कि हम आपकी सेनाओं से नहीं लड़ेंगे, आर्म कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, आर्म रखकर नहीं जाएंगे, और ये सब।
लेकिन भारत सरकार का इस मौके पर कहना कि आप 62 की सिचुएशन पर जाइए, जिस समय 62 हुआ था, उसके बाद हम आपसे बात और नेगोशिएशन करना शुरू करेंगे, क्योंकि उसके बाद बात कहां होगी, उसके बाद अगर कहीं बात होगी तो अक्साई चीन आप वापस कैसे देंगे, इस पर बात होने वाली है। लेकिन आज अगर हमने उनसे वार्ता करनी शुरू की तो आप समझ लीजिए कि हमको जो क्षेत्र उन्होंने अक्साई चीन लेने के बाद 62 के बाद आगे बढ़ाए हैं, वो जितने किलोमीटर भी, वो क्षेत्र पर वो नेगोशिएट करना चाहते हैं। वो अपने दो प्रांतों के बीच में उस समय भी रास्ता बनाना चाहते थे और आज भी दो प्रांतों को कनेक्ट करना चाहते हैं। एक जिनजियांग जिसको कहते हैं, जो ईस्ट तुर्किस्तान है, और दूसरा जिसको आप तिब्बत कहते हैं, जिसके दलाई लामा चीफ होते थे। ये दोनों प्रांत उनके कब्जा किए हुए हैं। इन दोनों प्रांतों के बीच का जो रास्ता जाता है, इन दोनों प्रांतों को जो कनेक्ट करता है, वो गलवान के बगल से निकलता है। और उनकी नीयत खराब है कि वो पेंगोंग में बैठकर गलवान को घेरकर वो सीधा दौलत बेग ओल्डी पर जाना चाहते हैं, जो कि हाफ बैटलफील्ड है। और दौलत बेग ओल्डी का मतलब होता है कि हमारे आगे से हम गिलगिट बाल्टिस्तान की तरफ भी सोचना बंद कर दें। इसलिए वो लगातार ये कह रहे हैं कि आप इन्फिल्ट्रेटर हैं, आपने हमारी जमीन पर रखा हुआ है पैर। राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि वो हमारी जमीन पर आ चुके हैं। राहुल गांधी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। राहुल गांधी 100% ठीक है कि वो हमारी जमीन पर बैठे हुए हैं, लेकिन वो हमारी जमीन 2014 के बाद के नहीं बैठे हुए हैं, वो बैठे 1962 के बाद से, और 62 के बाद से 2014 तक जहां तक वो आ सके वहां पर बैठे हुए हैं। हमारी शर्त ये है कि आप पेंगोंग लेक पूरी खाली कर दिए, पेंगोंग का जो मैदान है वो पूरा खाली कर दीजिए। आपके 15,000 सैनिक वहां पर लगे हुए हैं, चूंकि वो बॉटल नेक के नजदीक है, वो दोनों रास्तों को रोकता है, हमारी सॉवरेनिटी को इन्फ्लुएंस करता है, और इसलिए आप 62 की जो सिचुएशन है उस सिचुएशन पर कायम हो जाइए। क्योंकि यूएस ने भी जो रिपोर्ट दी है, यूएस में पोम्पियो ने जो बोला, उन्होंने कहा कि देखिए 1962 में चीन ने जहां तक क्लेम किया थी भारत की भूमि, आज वो भारत के दूसरे हिस्सों पर उससे बहुत आगे क्लेम कर रहा है, क्योंकि वो आगे बढ़ चुका है। पिछले 60 साल में वो बहुत अंदर घुस गया, और वो इतना अंदर घुस गया कि भारत सरकार अब ये कह रही है कि आप हमें ये बताओ, आप यहां पर बैठे कैसे? आप जहां पर बैठे हैं 5 जून से पहले जहां पर बैठे थे, वहां पर भी आपको बैठने का अधिकार नहीं है। आपको बैठने का अधिकार 62 से पहले की जो सिचुएशन है, 62 की जो सिचुएशन है, एटलीस्ट वहां पर जाइए। 62 के सिचुएशन के बाद हम आपसे खुलकर लैंड डिस्प्यूट पर वार्ता करना शुरू करेंगे, और उसके बाद इस पर सेटलमेंट होंगे। हालांकि मोदी के चंगुल में इस समय चीन फंसा हुआ है। ट्रंप जब तक बैठे हुए हैं, भारत को आह्वान करना पड़ेगा यूएसए में भी कि ट्रंप को सत्ता में वहां काबिज करवाने के लिए फिर से पूरी कोशिश की जाए, क्योंकि भारत का सहयोग भरतवंशी यूएस में कर सकते हैं। और जब तक डोनाल्ड ट्रंप बैठे हुए हैं, डेमोक्रेट जब तक वहां पर नहीं आए हुए हैं, तब तक चीन चारों ओर से घिरा हुआ है। और अगर डोनाल्ड ट्रंप फिर से आते हैं तो आप ये मानकर चलिए कि वो क्षेत्र 62 की जहां पर लड़ाई हुई थी, जो 62 में उन्होंने अक्साई चीन का एरिया कवर किया था, वहां से नेगोशिएशन शुरू होगा, और अक्साई चीन का जो 43,000 किलोमीटर का उधर का एक क्षेत्र उनके पास है, वो क्षेत्र उनको वापस देना पड़ेगा, और उस पर नेगोशिएशन एटलीस्ट शुरू हो जाएगा। मोदी के फंदे में फंसा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए वो भड़बड़ा रहे हैं, क्योंकि उनकी ट्रेड खत्म हो गई, और उनकी ट्रेड, भारत का एक मार्केट पूरा का पूरा उनके हाथ से छिन गया है। हालांकि मैंने पीछे चाइना सीरीज पर पिछले 8-9 लेक्चर्स में बताया है कि हम क्या चाहते थे और हमारी क्या मजबूरियां थीं, जिसकी वजह से हमने उनको बंद किया है। लेकिन अभी अवसर है कि चीन अगर भारत में घुसना चाहता है, भारत की मार्केट को किसी भी प्रकार से एक लेश मात्र भी देखना चाहता है, और इस कॉन्फ्लिक्ट को वो सॉल्व करना चाहता है, वो इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहता है, तो उसको सबसे पहले भारत सरकार की शर्तों के अनुसार उसको सबसे पहले 62 की सिचुएशन पर पहुंचना होगा। 62 की सिचुएशन के बाद ही हम उनसे वार्ता करना शुरू करेंगे, और जब तक वो 62 की सिचुएशन पर नहीं पहुंच जाते, यानी कि जो नेहरू के साथ उनका समझौता हुआ, उस समझौते पर नहीं पहुंच जाते, तब तक भारत सरकार उन पर बैन लगाती रहेगी, उनका व्यापार को भारत में डैमेज करती रहेगी, विश्व पटल पर यह बताती रहेगी कि चाइना एग्रेसर है, चाइना ने जबरदस्ती हमारी लैंड को कब्जा करके रखा है। यह अवसर भी कांग्रेस ने ही मोदी सरकार को दिया। उसके लिए कांग्रेस का धन्यवाद देना चाहिए कि वो रिलैक्सेशन देते चले गए और चीन अंदर घुसता चला गया। और आज मोदी को जब आवश्यकता थी इकोनॉमी सुधारने की, इकोनॉमिक रिफॉर्म करने की, भारत के मेक इन इंडिया प्रोडक्ट को चलाने के लिए, मेड इन इंडिया को प्रोडक्ट चलाने के लिए, तो फिर चीन को बैन करना आवश्यक था, और चीन को बैन करने के लिए यह अवसर कांग्रेस ने दिया कि वो अंदर घुसते चले आए। इसलिए कांग्रेस को भी धन्यवाद करना चाहिए। और कांग्रेस
ने भी उनको दिया तो पैसे लेकर दिया, तो कुछ पैसे भी कांग्रेस को मिल गए, जिसमें राहुल गांधी फंसे हुए हैं, जिसका परिणाम निकला कि राजस्थान का दंगल फील्ड उठते हुए बेंगलोर के बंगलुरु कर्नाटक के बंगलुरु में शिफ्ट कर दिया गया, और बेंगलुरु से हो सकता है कि कुछ और कदम आगे बढ़ाया जाए ताकि राहुल गांधी को बचाया जा सके। मुझे लगता है कि हम सभी लोगों को इस विषय पर इसी तरीके से जैसे मैं सोच रहा हूं, हो सकता है कि मैं बिल्कुल परफेक्ट ना सोच पा रहा हूं, आपकी कोई राय हो तो आप उसमें लिख सकते हैं, आप मुझे बता भी सकते हैं अगर आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, कुछ आपके पास डेटा रहता है। थैंक यू। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है।